मणिपुर में जो घटना घटी है और खास करके जो वीडियो सामने आया जिसमें महिलाओं के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया और जिस तरह से उन्हें घुमाया गया और उसका जो पूरे देश में रिएक्शन हुआ और महिलाएं, हमने देखा है कि कई महिलाएं जो है वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, ऐसा वो हालत बन गई थी। तो ये सब देखने के बाद आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है कि आप इस चीज को कैसे रिएक्ट किया आपने? ऐसा है कि ये जब देखा वीडियो, जाहिर है सभी को बहुत तकलीफ हुई देखकर, क्योंकि पढ़ना एक बात होती है, देखना दूसरी बात होती है। और इस जिस तरीके से उन लोगों को बिल्कुल सड़कों पर ले जाया जा रहा था, जितने लोग उनके साथ थे, वो कितने हद तक हिंसा हो रही थी, ये देखना ये अपने आप में सबके लिए दहला देने वाली बात थी। पर अब इतने दिनों बाद ऐसा लगता है पता नहीं ये वीडियो आने से हमारी सबकी चेतना जागी है, ये भी थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। क्योंकि खबर तो पहले से आ गई थी, लेकिन खबर से हम लोग विचलित नहीं हुए, वीडियो से हम विचलित हुए। और वीडियो से उन औरतों की तकलीफ तो और बढ़ गई, क्योंकि अब उनके चेहरे भी सामने आ गए, उनके साथ क्या हुआ ये सारे लोगों को पता चल गया। तो एक तरह से मिक्स्ड रिएक्शन भी है। अपने ऊपर थोड़ा सा दुख, गुस्सा भी है कि हमने पहले क्यों नहीं इस बात को इतना उठाया अपने ऊपर, यानी सारे समाज के ऊपर। और ये भी है कि चलो आज तो उठा रहे हैं, चलो इस बहाने से मणिपुर की जो बाकी परिस्थिति है उस पर भी बातचीत बढ़ गई, उस पर भी बातचीत होना शुरू हो गया, और वो सारी बातों के ऊपर आज विद्रोह शुरू हो गया। लेकिन और पीछे जाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है ये पहली बार तो नहीं हुआ है। औरतों के साथ समुदायों के बीच की लड़ाई में इस तरह की हिंसा ये पहली बार नहीं हुई, ये कई बार हुई है। दलित औरतों के साथ लगातार उनको इस तरीके से नंगा घुमाना ये हमेशा हुआ है। वो ऐसा नहीं हुआ है कि एक पूरा एक किस्सा है और उसमें कई औरतों के ऊपर हिंसा हुई है, लेकिन अलग अलग औरतों के ऊपर लगातार ऐसी हिंसा होती रही है। इतने हद तक हो रही कि आजकल मतलब हम लोग बार बार सुनते हैं तो हम विचलित नहीं होते। दूसरा, जब सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जब समुदायों के बीच में लड़ाई हुई है, जिसको कहते हैं समुदायों के बीच की लड़ाई, लेकिन दरअसल एक दबंग समुदाय की दूसरे समुदाय के ऊपर एक तरह से पूरा अटैक होता है। इसमें जो दबंग समुदाय है वो कोशिश करता है कि जो जिस समुदाय के ऊपर वो अटैक कर रहा है उसके औरतों के ऊपर वो इस तरीके से बलात्कार करे, इस तरीके से यौन हिंसा करे। और ये करने से मानो एक एक ये कहा जाता है कि हमने उस पूरे समुदाय के ऊपर हिंसा कर दी और उस पूरे समुदाय के सम्मान को, इज्जत को एक तरह से ठेस पहुंचाया। तो ये हमने 1984 में कुछ हद तक देखा, 1992 बंबई में कुछ हद तक देखा, 2002 में तो बड़े पैमाने पर देखा, उसके बाद कंधमाल में देखा, उसके बाद मुजफ्फरनगर में देखा। तो ये बार बार हम देखते आ रहे हैं। दोनों जब भी ऐसे किस्से होते हैं तब जो दबंग समुदाय है, जब गुजरात था तो मुसलमान औरतों के ऊपर बेतहाशा इस तरह के वाकयात हुए। हम सब बिल्किस बानो के केस से परिचित हैं। एक महिला का केस आखिर तक गया, उसके जो हत्यारे और बलात्कारी थे उनको सजा भी मिली, लेकिन बहुत सारी औरतें हैं जिनकी बातें भी सामने नहीं आई। मुझे याद है कि हम 2002 में फरवरी मार्च में ये किस्से हुए थे और हम लगभग अंत दिसंबर में हम कुछ गांव में गए थे और तब पहली बार हमको ऐसी औरतें मिली जिन्होंने पहली बार ये बात कही थी कि उनके साथ ये हिंसा हुई है। तो पता नहीं कितनी कहानियां हैं। वैसे ही मणिपुर में भी सुन रहे हैं कि ये एक किस्सा सामने आया है, लेकिन बहुत सारे किस्से हैं। तो मुद्दा यह है कि कब तक हम औरतों को समुदाय के सम्मान का प्रतीक बनाते रहेंगे और कब तक हम इस तरह की हिंसा से उनको जलील करते रहेंगे, जो एक एडिशनल हिंसा है। और मैं ये भी समझती हूँ कि ये हिंसा समुदायों से हुई है,
ये हिंसा आर्मी से हुई है, ये हिंसा पुलिस से हुई है। कश्मीर में हमने जितने किस्से सुने हैं, आर्मी ने जिस तरीके से अटैक किया है, खुद मणिपुर में इस तरह के किस्से हुए हैं। हमें याद है मनोरमा के किस्से के दरमियान कुछ औरतें, और वो मैतेई समाज की औरतें थी, जिन्होंने आफ्सपा के सामने आवाज उठाई थी, जिन्होंने कहा था कि ऐसी आर्मी अगर यहाँ पर है जो औरतों के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो वो उन्होंने एक्चुअली खड़े होकर आर्मी हेडक्वार्टर्स के सामने खड़े होकर कहा था कि हमें रेप कर लो, हम आपके सामने आए हैं, आप हमको ढूंढने मत आइए। तो ये किस्से इतने लगातार होते हैं, इनके ऊपर बात बहुत होती है, इनके ऊपर कोशिशें भी बहुत हुई हैं कि कुछ हो ताकि ऐसा ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहें या जो भी कहें, ऐसा दिख नहीं रहा है। ऐसा दिख नहीं रहा है कि हालात सुधर रहे हैं। ऐसा दिख नहीं रहा है कि हम ये कह सके कि अच्छा, एक तो समुदायों के बीच में इस तरह की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, इस तरीके के हमले नहीं होने चाहिए एक देश के अंदर, लेकिन अगर हुए भी तो ये वाकयात नहीं होंगे या कम होंगे, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा जो बदलाव नजर आ रहा है, और ये है कि औरतें किस तरीके से शामिल हो जाती हैं, औरतें कैसे समुदाय का हिस्सा बनकर वो भी दूसरी औरतों को, अपने समुदाय के आदमी बलात्कार करे इसके लिए एक तरह से उनको प्रोत्साहन देती है। और ये भी बहुत बहुत दुखदायक बात है। ये मणिपुर में भी सुन रहे हैं ऐसा हुआ है, लेकिन गुजरात में तो हुआ ही था कि अब माया कोडनानी जैसे लोगों का नाम हमने सुना ही है कि वो कैसे उत्तेजित कर रहे थे सारी भीड़ को कि आप हिंसा करिए और खास करके औरतों पर हिंसा करिए। ये दोनों बातें उतनी ही दुखदाई हैं, क्योंकि बहुत सालों तक हम लोगों को लगता था कि औरतें हिंसा नहीं करती हैं या थोड़ा कम करती है मर्दों की अपेक्षा, लेकिन ज्यादा ऐसा लग रहा है, और जितना समझ रहे हैं ऐसा लगता है कि सिर्फ औरत होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बाकी जो पहचाने हैं वो भी हमको बनाती हैं, और उन पहचानों के तहत हम कभी अपनी जाति दिखाते हैं, कभी हम अपने धर्म के गुरूर में वही काम करते हैं जो बाकी समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो थोड़ा मतलब ये सारे मसाइल सोचकर और इन सारी बातों पर सोचकर थोड़ा दुख भी होता है। ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कैसे सूझेगा, और गहराई से सोचने जाएं तो जब तक घरों के अंदर की हिंसा बंद ना हो, जब तक घरों में ये मान न लिया जाए कि औरतों को सब कंट्रोल करके रखना जरूरी है, उनके ऊपर पाबंदियां लगाना जरूरी है, उनके ऊपर हम हिंसा कर सकते हैं, चाहे हमारी बीवी हो, चाहे हमारी बेटी हो, चाहे हमारी बहन हो, तब तक क्या पता है, मतलब वही मर्द तो बाहर समाज में जा रहे हैं, वही औरतें बाहर समाज में जा रही हैं, वही माँ जो अपनी बेटी को पीटती है, वही भाई जो अपनी बहन को मारता है, वही बाहर जा रहा है और वही दूसरों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन दुख जरूर है कि ये इतने सालों के जद्दोजहद के बाद भी ये कहीं भी बदला नहीं है, ना घर में बदला है, ना सड़कों में बदला है, ना इस तरह के हालात में बदला है। तो ये जो आपने बताया पूरे हालात, तो इसमें समाज जवाबदार है या सरकार जवाबदार है जो अपनी जवाबदारियां नहीं निभा रही है? एक स्तर पर तो सरकार तो बिल्कुल जिम्मेदार है, क्योंकि जब, और ये बार बार कहा गया है, हर दंगे के बाद कहा जाता है कि अगर सरकार की मंशा ना हो तो इस तरीके से समुदाय के बीच में लड़ाई हो ही नहीं सकती, या खास करके एक समुदाय जब दूसरे के ऊपर इस तरीके से अत्याचार करता है और उसको छूट दी जाती है वो करने की, ये अपने आप में एक सिग्नल होता है कि आप हिंसा कर सकते हैं। हिंसा करने के लिए आपको सरकार ने इनफैक्ट आपको इजाजत दी है। ये गुजरात में हमने देखा, जब पहले 3 दिन कोई आवाज नहीं थी सरकार की तरफ से, तब चुप्पी का मतलब क्या निकलता है? चुप्पी का मतलब यही निकलता है कि जो वहां पर रूलिंग पार्टी है, जो सत्ताधीश है, वो चाहते हैं कि ये चलता रहे। तो सरकार की जिम्मेदारी तो पूरे तौर पर है। बिना सरकार की जिम्मेदारी के 80, 85, 90 दिनों तक कोई इलाका जल नहीं सकता जिस तरीके से मणिपुर जल रहा है।
यहाँ पर मणिपुर में खास करके जैसे दो समुदायों के बीच में, और ये ऐसा भी नहीं कि इनकी पुश्तैनी कोई दुश्मनी है, ऐसा भी नहीं है कि ये हमेशा से एक दूसरे के ऊपर, जैसे जाति व्यवस्था हम देखते हैं जिसमें ब्राह्मण का जो गुरूर है उच्च जाति होने का या दूसरों को नीचा समझने का, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है और ये बहुत गहराई तक हम सबके अंदर भी भरा है। लेकिन मैतेई और कुकी जो समुदाय हैं, इनके बीच में इस तरह के का एक क्या कहें, उनके बीच में ऐसी दुश्मनी नहीं थी, ये पैदा की गई है, ये सालों दर साल काम कर करके पैदा की गई है। और देख रहे हैं लगातार, मतलब आज की जो सरकार है वो बिल्कुल ही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में मानती है। वो चाहती है कि समुदाय एक दूसरे के साथ लड़ते रहें ताकि वो वही काम करते रहें और जो उनके मुद्दे हैं वहां से हटते रहें और एक जमीन बनाते जाएं जिसमें सरकार को जो करना है वो कर सके। कश्मीर में उन्होंने ये किया, गुजरात में उन्होंने ये किया, अब नॉर्थ ईस्ट में ये कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। तो मणिपुर में अगर अब 85 दिन हो गए, 86 दिन हो गए, उसके बाद भी अगर सरकार कुछ कहती नहीं है, अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ कहता नहीं है, कुछ करने को तैयार नहीं है, वहां का चीफ मिनिस्टर खुद खड़ा होकर कहता है उस समुदाय के खिलाफ जिनकी औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो फिर ये जाहिर है कि सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार की, सिर्फ ये सरकार की नहीं, इससे पहले जब भी हुआ है तब सरकारों ने अपनी तरफ से क्या एक्शन लिया। बंबई में जब दंगे हुए तब सरकार तो बीजेपी की नहीं थी, कांग्रेस की थी। पता था किसने किया अटैक, पता था किसने ज्यादा हिंसा की, लेकिन आज तक वो जो तभी गिल्टी थे, जिनके खिलाफ कंप्लेंट्स लिखी गई, उनको आज तक सजा नहीं दी गई। और ये सजा नहीं देना, इस तरीके से चुप रहना, इस तरीके से मदद नहीं करना, जिसके ऊपर हिंसा हुई है उसकी मदद नहीं करना और उसको इंसाफ नहीं दिलाना, ये भी अपने तरीके से एक ये बात है ना कि हाँ हम आपके साथ हैं, मतलब हम जो अत्याचारी है उसके साथ हैं। और ये सब मैसेजेस पूरे समाज में जाते हैं, ये सब मैसेजेस रहते हैं, इसीलिए लोग इतने बेबाक होकर हिंसा करने निकल पड़ते हैं। उनको मालूम है कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, उनको मालूम है कि उन पर कुछ नहीं होगा। दिल्ली का मामला ले लीजिए, दिल्ली में तो जो पिटे उनके ऊपर केस हो गए, मतलब ये हमेशा होता रहा है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से हुआ उतना और कहीं नहीं हुआ था कि जिनके घर जले, जिनके घरों में हानि हुई, उनको ही आपने जेल में डाल दिया कि उन्होंने ये सब शुरू करवाया, और जिसने किया उसके ऊपर आप एक एफआईआर भी दर्ज नहीं करना चाहते। ये जो तरीके हैं, तो हर सरकार अपने तरीके से बताती है, कुछ चुप रहकर थोड़ा सा साइलेंट सपोर्ट देती है। आज की सरकार खुलकर जोर से और हर तरीके से कह रही है कि हम जो दबंग समुदाय है मणिपुर में, जो दबंग समुदाय था दिल्ली में, जो दबंग समुदाय था मुजफ्फरपुर में, हम उसके साथ हैं। ये बिल्कुल वो और खुलकर कह रही है। तो ये फर्क भी है सरकारों में। लेकिन जब तक आप, जो जिसके पास सत्ता है, वो जब तक इस पर आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक ये मैसेज कभी नहीं जाएगा कि समाज में ये, हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे। समाज से ये मैसेज जाना चाहिए। हम जब, और मैं बार बार इसको जोड़ूंगी घर के अंदर की बात से, क्योंकि घर के अंदर भी यही होता है। बात हम लोग हमेशा ऐसा सुनते हैं कि सास बहू की नोकझोंक हो रही, लेकिन जो एक्चुअली डिसीजन मेकर है घर में, जो वहां का पेट्रियार्क है, जो पितृसत्ता जिसके हाथ में है, जो मुखिया है घर का, वो पिता है, पति है, जो भी है, वो व्यक्ति चुप रहता है, वो व्यक्ति ये चलने देता है, वो व्यक्ति ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं चलेगा। और मुझे लगता है हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, अगर मेरे पास ज्यादा सत्ता है तब मेरी जिम्मेदारी ज्यादा है कि अगर मैं इस तरह की हिंसा देखूं तो मैं उसको रोकूं। जो भी व्यक्ति हो जो ये हिंसा कर रहा है, उसको रोकने का फर्ज मेरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसीलिए सरकार का रोल हम ज्यादा कहते हैं कि सरकार एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है, कैसा माहौल रहेगा उसको लेकर। तो अगर सरकार वो माहौल को बढ़ावा देती है
सरकार उस माहौल को चलने देती है तो वो एक रजामंदी है उसकी, और वो नहीं चाहती कि ये हिंसा बंद हो। वो नहीं चाहती कि आर्मी पुलिस औरतों के ऊपर बलात्कार करना बंद करे, बिल्कुल नहीं चाहती। नहीं तो कितने तमाम किस्से आ गए अब तक। और आर्मी पुलिस तो सिर्फ औरतों के ऊपर भी नहीं करती, आर्मी पुलिस तो आदमियों के ऊपर भी करती है। उनको नंगा करना, उनको कश्मीर के जो किस्से हम बार बार सुनते हैं कि आप बाहर निकालते हैं उनको घरों से, बर्फ में नंगा करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं, ये भी सेक्सुअल वायलेंस है। तो ये हक आपको कौन देता है? ये लोगों को इस तरीके की यातना देने का हक कौन देता है? ये सवाल है। ये सरकार ने तो अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाला है और उसमें कहा है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि 6 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करेंगे। फिर उसके बाद मणिपुर से बाहर लेकर जाकर उसको ट्रायल कंडक्ट करेंगे। और फिर वो महिलाओं का, इन 2 महिलाओं का रिहेबिलिटेशन करेंगे, साइकोलॉजिकल उनको ट्रीटमेंट देंगे, फिजिकल ट्रीटमेंट देंगे, फिर उनको एम्प्लॉयमेंट लेने में मदद करेंगे, लीगल एड देंगे। ये सब बातें उन्होंने इन 2 महिलाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट में कही है। और ये भी कहा है कि हम महिलाओं के बारे में हमारा जीरो टॉलरेंस है। तो ये जो सरकार ने भूमिका ली है, तो आपको अभी ठीक लगता है कि जो सरकार इस पर कार्रवाई कर रही है? एक एक किस्सा लेना, जबकि ऑलरेडी कितने सारे किस्से आ गए हैं, तो आप कैसे एक किस्से को उठाकर उसको प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। और मैंने ये भी सुना है कि जिसने वीडियो लिया था उसको भी अरेस्ट कर लिया, और ट्रांसफर किया भी है, तो कौन से स्टेट में किया है, ये भी एक सवाल पूछने लायक है। क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि आपने ऐसे स्टेट में ट्रांसफर किया है जहां कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। आप बीजेपी रूल स्टेट में ही उसको ट्रांसफर किए हैं आगे। दूसरा, जो मतलब ये सारा तकाजा ये है कि वीडियो बाहर क्यों आया, ये उनके बहुत सारे स्टेटमेंट से भी समझ में आता है। तो जितना उनको दुख उस इंसिडेंट से है, उससे ज्यादा दुख इस बात से कि ये इंसिडेंट के बारे में सबको पता चल गया। तो अब ये भी एक जरिया है कि हम एक ही इंसिडेंट के बारे में बात करते रहें ताकि बाकी कोई सुनाई ना दे। और जब तक वो बाकियों की बात शुरू होगी तब तक ये कोई नया नैरेटिव बनाकर मतलब उनका उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं होने देंगे। तो ये हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। जीरो टॉलरेंस बोलना एक बात होती है। अभी हमने सुना था इतने कितने दिन वो रेसलर्स वहां बैठे थे दिल्ली में, उनके मतलब वो ब्रिजभूषण सिंह तो एक दिन भी जेल नहीं गया, 2 घंटे उसको बिठाया वही बहुत हो गया। इतनी मेहनत उनको करनी पड़ी सिर्फ ये कहने के लिए कि इसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। और फिर भी बेचारे मतलब जितना भी उन्होंने मेहनत किया, ये क्या, ये जीरो टॉलरेंस है? जब कोई आकर कह रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, कानून तो ये कहता है कि आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए उनको इस तरह से धरने पे बैठने की जरूरत नहीं है। तो जीरो टॉलरेंस तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, और यहाँ पर खास करके बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि हिंसा हुई नहीं, आप तो मिड मई से या मिड जून से कह रहे हैं कि हिंसा बंद हो गई। हिंसा तो बंद हुई नहीं है, लगातार हम सुनते जा रहे हैं कि हिंसा तो चालू ही है, अलग अलग जगहों पर हो रही है, अलग अलग तरीकों से हो रही है। तो फिर जीरो टॉलरेंस बोल देने से कुछ नहीं होता है। जीरो टॉलरेंस एक तरह से आप अपनी छवि बचा रहे हैं। आप ये जैसे अमेरिका जाकर कहकर आए कि हमारे यहाँ तो हम डेमोक्रेटिक है, ये कह देने से डेमोक्रेसी नहीं आ जाती। हम जी रहे, हमको पता है कैसी डेमोक्रेसी है इस देश में। तो ये कहना कि हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये कहना कि बेटी बचाओ, ये बातें हैं, जुमले हैं, इनका ग्राउंड पे कोई असर नहीं है। और एक्चुअली ये जो इन्होंने किया है कि एक किस्से के बारे में ही हम बात करें क्योंकि ये बाहर निकल गया, क्योंकि इसके खिलाफ लोग बात कर रहे हैं, ये सरकारी तरीका नहीं होना चाहिए। आप जरूर इस मामले में करें, उनको रिहेबिलिटेट करें, अच्छी बात है, उनके जो भी जरूरत है उनको पूरी करें, लेकिन जितने और लोग हैं उनके लिए भी तो ये करें। इसमें स्पेशल क्या हो गया? इस तरह से निर्भया के समय में जो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ जिस तरह से समाज का भी आंदोलन हुआ और जिस तरह से विपक्ष का भी आंदोलन हुआ और जो माहौल बनाया गया था, जो मीडिया ने भी साथ दिया था, तो उस वो तीनों जो है, समाज और विपक्ष और मीडिया, आपको लगता है इस केस में उनकी भूमिका सही है?
मीडिया की तो बात ही क्या करें, मतलब मीडिया जो है, जो उनकी तरफ से बात करता है, जिसको गोदी मीडिया कह रहे हैं, उसने तो बिल्कुल ही इन बातों को उठाया नहीं, दिखाया ही नहीं। इतने दिन एक प्रदेश है इस देश का, वहां क्या हो रहा है ये कभी दिखाया नहीं। सरकार ने वहां इंटरनेट बंद कर दिया, खबरें आनी बंद हो गई। ये एक नया तरीका है, हर जगह इंटरनेट बंद कर दो। ये कहो कि ये अफवाहें रोकने के लिए है, लेकिन एक्चुअली अफवाह तो आप तरह तरह से फैला ही देते हैं। आप क्योंकि ये वाला किस्सा भी तो अफवाह से शुरू हुआ। कोई भी एक वीडियो आपने दिखा दिया और कहा कि ये हमारी औरतों के साथ हुआ, इसलिए अब हम उन औरतों के ऊपर करेंगे। तो अफवाह तो फैल रही है, अफवाह फैलने से रोकी नहीं जा रही है। लेकिन क्या रोका जा रहा है? खबरें बाहर ना निकले। कश्मीर कितने दिन इंटरनेट लॉकडाउन में रहा? वो इसलिए कि हमको पता नहीं चलना चाहिए वहां क्या हो रहा है, वही यहाँ पर हो रहा है। तो मीडिया की जिम्मेदारी है फिर कि अगर वहां से खबर बाहर नहीं आ रही तो हमको अंदर जाकर खबर लानी चाहिए। ऐसा कितने मीडिया ने किया? तो मीडिया तो था ही नहीं। जबकि अगर हम दिल्ली देखें तो मीडिया ने उसको कितना बढ़ाया था, और मीडिया में खबरें सुन सुनकर लोग बाहर आए थे। एक प्रोटेस्ट आप दिखाते हैं तो 4 और जगह पर लोगों को प्रोटेस्ट करने का एक हौसला मिलता है, उनको लगता है हाँ हम भी ये कर सकते हैं। एक जगह पर लोग बाहर निकलते हैं तो देख कर कि देश भर में लोग निकल रहे हैं और लोग प्रेरित होते कि ये हमको इसके खिलाफ बात करना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो आपको प्रोटेस्ट करने की जगह ही नहीं है। हम हर जगह प्रोटेस्ट करने के लिए लगातार ऐसा कहा जाता है कि ये नहीं, आपको नहीं प्रोटेस्ट करना है। तो और जो करता भी है उसके ऊपर उल्टा एक अटैक भी होता है, ये भी हम देख रहे हैं। तो नेचुरली 2023 और 2013 में बहुत फर्क है। 2013 में, और हम देखते आए, हम 2014, 15, 16 सब जी कर आए हैं, और हर समय हमने देखा है प्रोटेस्ट कम नहीं हुए सोसाइटी की तरफ से, प्रोटेस्ट होते रहे हैं, लेकिन सरकार का रिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके कारण बोल नहीं सकते। ऑपोजिशन पार्टीज की तो बात ही क्या कहे, मतलब वो कोशिश करे भी तो उनकी आवाज कहाँ उठेगी? उनकी आवाज सदन में नहीं उठाने दी जा रही है, उनको मीडिया भी कवरेज नहीं देता है। अब ये जो कल से स्मृति ईरानी ने नया शुरू किया है कि मणिपुर में हालात खराब हुए क्योंकि राहुल गांधी वहां गए, ये कोई बात भी नहीं है। लेकिन आप इसी को उछाले जाएंगे, आप यही कहते जाएंगे कि आप सिर्फ मणिपुर की बात करते, आप यहाँ की नहीं करते, वहां की नहीं करते, वहां की नहीं करते। तो एक तरह से ऑपोजिशन को भी खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है, और ऑपोजिशन भी अब जाके ऐसा लग रहा है कि शायद इकट्ठा आकर एक ताकत बना रही है। नहीं तो ऑपोजिशन भी आपस में लड़ रही है। हम ये भी देख रहे हैं, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, हम देख रहे हैं कि कैसे पार्टीज एक दूसरे से काम करने के लिए, मतलब एक तरह से उनका संघर्ष ही है, कैसे साथ में काम करें। तो ये दौर 10 साल में इतना बदला है। और दूसरा, जो दिल्ली में हुआ था ज्योति सिंह के साथ, वो एक्चुअली एक औरत के ऊपर कोई अनजान लोगों ने हिंसा की। मुझे लगता है ऐसे मामलों में लोग ज्यादा बात करते हैं। जब कोई ऐसा मामला होता है कि घर के अंदर हिंसा हुई, जब मामला होता है कि पहचान के लोगों ने हिंसा की, जब मामला होता है कि जातियों के बीच हिंसा हुई, जब मामला होता है कि धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म की औरतों के ऊपर अत्याचार किया, ये मामले में लोग स्टैंड लेने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि उनको ये दो स्टैंड लेना पड़ता है। ना सिर्फ महिला के खिलाफ हिंसा का स्टैंड लेना पड़ता है, साथ में ये कहना भी जरूरी होता है कि ये सिर्फ कोई महिला नहीं है, ये कुकी महिला है, उसके ऊपर अत्याचार कोई सिर्फ मर्दों ने नहीं किया है, उसके ऊपर अत्याचार इस परिस्थिति में मैतेई मर्दों ने किया है, ये कहना भी जरूरी होता है। तो ये कहने से हिचकिचा जाते हैं। तो ऐसे किस्से कभी भी उतने नहीं उछलते जितने कि ऐसे किस्से उछलेंगे जिसमें कोई, जिसको हम कहते हैं ना स्ट्रेंजर, अजनबी ने किया, तब हमको उसके बारे में बात करना आसान होता है। क्योंकि फिर हम ये भी कह सकते हैं कि देखो, सड़कें औरतों के लिए सेफ नहीं है, औरतों को घर में रहना चाहिए। घर के अंदर क्या हिंसा हो रही है इस पर हम बात नहीं करेंगे, समाज के अंदर क्या हिंसा हो रही है इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो अजनबी लोग हैं उनसे औरतों ने संभल कर रहना चाहिए। जिसका मतलब ये भी है कि औरतों ने दोस्तियां नहीं बनानी चाहिए, औरतों ने मर्दों से बात नहीं करना चाहिए, औरतों ने गैर मर्दों से कोई भी किसी भी किस्म का ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे मैसेजेस उसके साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो 2013 में जो हुआ। लेकिन
एक और भी बात हुई ना 2013 में कि सरकार जो थी उस समय, उसने प्रोएक्टिव, उसने उस महिला को तो मदद दी, वो उसको जिस तरीके की उसको जरूरत चाहिए थी उतनी देने की कोशिश की, पर उसने एक कानून में बदलाव की प्रक्रिया भी लाई। वो एक तरह से एक किस्से को व्यापक बनाने का प्रयास उस सरकार ने किया। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, व्यापक मुद्दे को एक किस्से तक सीमित रखने का प्रयास ये सरकार कर रही है। तो आपका ये कहना है कि जो 2002 में हुआ था, या जो अभी मणिपुर में हो रहा है, या जो दलित स्त्रियों के साथ हो रहा है, उन सबको समाज का सैंक्शन मिला हुआ है, इसलिए आवाज नहीं उठती? जरूर मिला ही है। और ये मतलब जो हिंदू समुदाय है वो समझता है कि मुसलमान तो मतलब, अब तो हमने केरला स्टोरी सुन ली है, हमने उसमें विश्वास कर लिया है। जो अधिकांश हिंदू समुदाय है वो शायद मानने लग गया है कि हिंदू औरतों को इस तरीके से मुसलमान आदमी लेकर जाते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। ये मतलब इतना इतना ज्यादा पहले से भी था, अब और भर दिया गया है। तो अब तो हमको लगता है कि ठीक है ना, हो गया तो थोड़ा क्या फर्क पड़ता है, हमने भी अपने तरफ से कर दिया। ये हम और तुम जो हो गया है, और जिसमें हम बिल्कुल ये नहीं देखना चाहते कि जो अफवाह आपको दी जा रही, जो खबर के नाम पर आपको दिया जा रहा है, वो कितना गलत है, उसमें हम अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते, उसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते। और एक तरह से हम फिर शरीक हो जाते, फिर आदमी हो औरत हो जो भी हो, वो सब शरीक हो रहे, तो वो बिल्कुल कहना नहीं चाहते इसके बारे में। इतना मतलब बिल्किस के जो रेपिस्ट थे वो छूट कर उनको जल्दी छोड़ दिया, उनको छोड़ने की कोई वजह नहीं बताई, उनको छोड़ने की कोई जरूरत भी नहीं थी। बल्कि जब उनके 14 साल जेल में से वो कितने दिन बाहर थे इसका भी सारा चिट्ठा आ गया है, तब उनको आपने मालाओं से मिठाइयों से उनका स्वागत किया। ये तो समाज है। तो उन्होंने क्या कहा, ठीक है आपको रहना पड़ गया, सॉरी, लेकिन अब आप बाहर छूट कर आए, लेकिन आपने बहुत अच्छा काम किया था, तो हम आपको अभी स्वागत कर रहे हैं। ये कोई तरीका है समाज का? तो वो जिसने भी किया, जिसने भी वो फेलिसिटेशन किया, वो तो कह रहा है ना कि इन्होंने सही काम किया, उन्होंने जाकर बिल्किस को रेप किया, वो बहुत अच्छी बात थी। ये ऑलरेडी मैसेज गया हुआ है। मणिपुर के बारे में और पूरे महिलाओं के साथ जिस तरह से ये हो रहा है, एक कार्यकर्ता के रूप में आप आगे क्या देखते हैं और क्या सोचते हैं? तो ये एक परिप्रेक्ष्य में इस हिंसा के बारे में बात करना ये जरूरी है। दूसरा कि सरकार को तो बिल्कुल हमको निशाने पर रखना ही पड़ेगा। सरकार की सहमति के बगैर, उस खुली सहमति के बगैर हम यहाँ तक नहीं पहुंचते, ये बात भी फोकस में लानी जरूरी है। लेकिन कोशिश जरूर करनी पड़ेगी कि जो महिलाएं वहां पर है उस एरिया में, उनसे मिले, उनसे बात करें, उनसे समझे कि वो क्या चाहती हैं आज की तारीख में। और सिर्फ कुकी महिला नहीं, जो बाकी तमाम ट्राइब्स हैं वहां पर, और जो मैतेई औरतें हैं, ऐसा नहीं कि सारे मैतेई लोग जुड़े हैं इस हिंसा में, वहां भी लोग हैं जो विचलित हैं, जो परेशान हैं, जो कह रहे हैं कि ये हमारे नाम में तुम मत करो। तो ऐसे लोगों को जोड़कर कहीं एक सामाजिक प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी, ताकि वहां भी गुस्सा सरकार के प्रति हो, ना कि एक दूसरे के प्रति। और ये जो सारी कहानियां फैलाई जा रही हैं, इनको थोड़ा सा समेटने का काम करना जरूरी है। और नारीवादी आंदोलन ने ये मुद्दे बार बार उठाए हैं कि कैसे औरतों का इस्तेमाल इस तरह की टारगेटेड वायलेंस में किया जाता है। ये मुद्दा बार बार उठा है। मुझे ऐसा लगता है कि बाकी आंदोलन इसको उतना सीरियसली नहीं लेते। बाकी आंदोलन जो औरतों के ऊपर हिंसा होती है उसको एक पता नहीं कैसे देखते हैं, लेकिन वो मुद्दा औरतों का मुद्दा बन के रह गया है। वो मुद्दा औरतों का मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा समाज का मुद्दा है। और इसीलिए चाहे कोई भी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे ट्रेड यूनियंस हो, चाहे कोई भी दलित समुदाय हो, मुसलमान समुदाय हो, हर किसी को ये मुद्दे को सेंटर स्टेज में लाना ही पड़ेगा। और ये आज की स्थिति में हम सिर्फ औरतों के ऊपर हिंसा नहीं कह रहे, हम बार बार ये दोहरा रहे हैं कि एक अजनबी द्वारा एक औरत के ऊपर हिंसा, इसके किस्से बहुत कम है। अधिकांश किस्से वो है जिसमें या तो जो पहचान वाले लोग हैं वही हिंसा कर रहे हैं, या बहुत सारे, और सेक्सुअल वायलेंस में हम बार बार देख रहे हैं अब
कि जो सहमति से रिश्ते औरतें बना रही है और अगर उनकी उम्र कम है तो उनको भी रेप के नाम पर दर्ज किया जा रहा है, विच अगेन वो एक तरह से औरतों के ऊपर ही हिंसा हो रही है। और तीसरा, ये जो वाकयात हो रहे हैं समय समय पर, जिसमें एक टारगेटेड वायलेंस, जिसमें औरतों का शरीर इस्तेमाल किया जा रहा है, इन सब को हमको एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखकर सिर्फ औरतों पर हिंसा नहीं, लेकिन कैसे सारे समाज की जो इनइक्वालिटीज हैं वो पितृसत्ता के साथ जुड़कर कैसे ये हिंसा को जगह दे रही हैं, इसके बारे में सभी को सोच बनाने की और सभी को उसके खिलाफ काम करने की एक जरूरत है।